तो कुछ जो मिनरल्स हैं, जैसे एक आध क्वेश्चन कभी कभार, इससे ऐसा नहीं कि फ्रिक्वेंट क्वेश्चन बनता हो, बट जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम का नाम सुना है आपने? सबने सुना होगा। सिंबल क्या है? के। लेकिन पोटेशियम को हम क्या बोलते हैं? कैलियम बोलते हैं। ये कितने लोग जानते हैं? ठीक है। तो अब पोटेशियम जो है वो कैलियम है। तो कभी ऐसे पूछ लेगा कि कैलियम कौन है। जैसे आपने सोडियम सुना होगा। ठीक है, सोडियम का फॉर्मूला Na है। ठीक है। लेकिन सोडियम को हम नेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट्रियम। कितने लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी ये बात? अरे बताओ, हाथ उठाओ, पता तो चले। नहीं सुनी तो Na मतलब नेट्रियम है, के मतलब कैलियम है। जैसे सिल्वर Ag है, लेकिन सिल्वर एक्चुअल में अर्जेंटम है। क्या है सिल्वर? अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि Ag, Ag बिल्कुल ऊपर ही चढ़ती जा रही है Ag। ठीक है, Og के बस की नहीं रहेगी, Ag इतनी बड़ी है। तो Ag यानी कि सिल्वर। अब Ag जो है वो बेसिकली कहाँ से आया है? ये सिंबल Ag तो अर्जेंटम से आया है। ठीक है, ऐसे ही जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड क्या होता है? Au। वेरी गुड, आप बोलने लगा लड़का। तो हमने क्या बताया कि पोटेशियम सामान्य रूप से, लेकिन है क्या ये? कैलियम। Na नॉर्मली तो हम सोडियम, लेकिन एग्जैक्टली क्या है ये? नेट्रियम। ठीक है। Ag यानी कि सिल्वर है ये, लेकिन वास्तव में ये क्या है? अर्जेंटम। ठीक है, जैसे गोल्ड Au है, सुना है ना? तो Au गोल्ड है, बट Au आया कहाँ से है? तो औरम से। ठीक है। जिनमें से कैलियम यानी कि ये पोटेशियम था, ये पूछ लिया जाता। तो पोटेशियम एग्जैक्टली कैलियम से आया है, सोडियम जो आया है ये नेट्रियम से है, अर्जेंटम से सिल्वर, और Au जो सिंबल ये जो आए हैं ये इन नामों से ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है। अब जैसे आपने सुना है कैल्शियम। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? अब जैसे कैल्शियम कहाँ होता है? ठीक है, तो हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस ही होता है मेनली। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। इसके अलावा कैल्शियम दूध में पाया जाता है, गलत नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो कैल्शियम है, अब याद करो ब्लड क्लॉटिंग क्या थी? ब्लड क्लॉटिंग। तो ये जो रक्त का थक्का या स्कंदन था, क्या था? तो इसमें हम क्या देख रहे थे? कैल्शियम आयन प्लस विटामिन के और फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ये तीन फैक्टर जो हैं अगर प्रेजेंट होंगे तो ब्लड क्लॉटिंग होगी, और नहीं तो नहीं होगी। अब पूछते हैं कौन से विटामिन की कमी से ब्लड क्लॉटिंग डिलेड हो जाती है या रक्त का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के। लेकिन पूछें कौन सी डिसीज में ब्लड क्लॉटिंग डिलेड होती है? अच्छा, सुना होगा और आप सबने। बताओ, ब्लड क्लॉटिंग डिलेड या रक्त का थक्का देरी से जमता है या नहीं जमता? तो कौन सी डिसीज है? कह रही है मैडम? हाँ, गलत तो नहीं है। हाँ, लेकिन आंसर वो मतलब एग्जाम के काम का नहीं है, इसलिए बाकी ठीक है वो। हीमोफीलिया, ये बिल्कुल सही है। हीमोफीलिया को क्या कहा जाता है? रॉयल डिसीज। तो ये जो रॉयल डिसीज या हीमोफीलिया है, क्या है? इसमें ब्लड क्लॉटिंग डिलेड होती है और कई बार नहीं होती है। ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उनकी फैमिली में चूंकि ये डिसीज थी, इसीलिए इसे रॉयल डिसीज कहा जाता है, हीमोफीलिया को। और ये कैसी है? ठीक है, तो सेक्स लिंग क्रोमोसोमल, बेसिकली एक्स क्रोमोसोम जो होता है उससे ये संचालित होती है। तो ये एक आपकी कैसी है? एक्स लिंक्ड डिसीज है, क्योंकि ये किस क्रोमोसोम से लिंक्ड है? एक्स क्रोमोसोम से। CHRO।
ठीक है, एमओ हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स लिंक्ड डिसीज कौन सी है, जैसे हीमोफीलिया है जो रॉयल डिसीज है। अब तीन डिसीज हैं जो एक जैसे कैरेक्टर दिखाती हैं, एक कलर ब्लाइंडनेस, एक सिकल सेल एनीमिया, और एक हीमोफीलिया। तो इनका जो ट्रांसफर ऑफ डिसीज है कि किस तरीके से ये एक से दूसरी में जा रही है, उसको मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में बता दूंगा, क्योंकि मेंस में भी पूछी गई है आपसे कि किस तरीके से चलती हैं चीज़ें। तो थोड़ा सा पहले हम इस वाले सेक्शन को कंप्लीट करते हैं, कैलियम। अब देखिए, सोडियम और पोटेशियम आपके नर्व इम्पल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से आयन? सोडियम आयन और पोटेशियम आयन। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो कैल्शियम आयन मसल, अगर आप देखोगे कि आपकी बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी हो गई है तो ऑटोमेटिकली आपको मस्कुलर पेन रहने लगेगा, स्टिफनेस होगी, ये सारी चीज़ें, क्योंकि कैल्शियम की कमी से, जैसे आपने देखा होगा हड्डियों में घुटनों में दर्द होने लगता है, तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो सोडियम पोटेशियम किस में आपके हेल्प कर रहे हैं? बेसिकली नर्व इम्पल्स में, कि हमारी जो नर्व का इम्पल्स जो जा रहा है, तंत्रिका का आवेग जो यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो रहा है उसमें। जबकि कैल्शियम आयन हमारी बोन के लिए इम्पॉर्टेंट है, जॉइंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे अगर हम बात करें, जैसे ये है पोटेशियम, ठीक है, तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तीनों का संबंध आप मसल से कनेक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मसल के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नर्व इम्पल्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सेम चीज आप यहाँ भी सोडियम में देखेंगे तो ये आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और आगे जब आप कैल्शियम को भी देखेंगे, अब जैसे सिंपल है, सोडियम पोटेशियम किस में होता है? तो हमारे नमक में, कॉमन सॉल्ट जो है आपका होता है केला में, खजूर में, ब्रोकली वगैरह, इनमें सब नमक में ये सब पाया जाता है। ऐसे ही कैल्शियम दूध में होता है, पनीर में, अंडा में, ये सब। देखो ये कोई नहीं पूछता किस में पाया जाता है, क्वेश्चन क्या बनता है, अब जैसे हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कौन सा मिनरल इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए कौन सा है? तो कैल्शियम जो है। और नहीं तो वो कहते हैं ना, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो ये नमक है वाले, तो यहाँ पे आपको कैल्शियम अच्छे से ध्यान, कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये मसल वाले से क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है। और कैल्शियम आपको पता है तो रुधिर स्कंदन, ब्लड सर्कुलेशन, बेसिकली क्लॉटिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आयरन आपको अच्छे से पता है, कल हमने जैसे पढ़ा था कि रेड कलर ऑफ ब्लड आरबीसी, और रेड कलर ऑफ आरबीसी हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का रेड कलर हीम, यानी कि आयरन। तो ये जो आयरन है बेसिकली ये क्या, लिवर, किडनी, एप्पल, स्पाइनेज, ग्रीन वेजिटेबल्स, रागी, एग, वॉक, इन सब में पाया जाता है। तो आरबीसी में अगर हीमोग्लोबिन का निर्माण करना है तो इसके लिए आयरन चाहिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन का मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट है हीम प्लस ग्लोबिन, और हीम आयरन ही है। ठीक है, और ऊतकों में ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन इन टिश्यूज। अच्छा, टिश्यूज क्या होते हैं? तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबसे पहला मतलब देखो, अगर कैसे कोई शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि टिश्यू क्या है। जैसे सेल क्या है, तो सेल बेसिक यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। और सही शब्द बोलेंगे तो याद करो, हमने आपको इकोसिस्टम से कनेक्ट कराया था। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ऐसे ही सेल के मिलने से टिश्यू बनते हैं। तो सेल क्या, तो ग्रुप ऑफ सेल्स, किसके मिलने से? कोशिकाओं के समूह जो हैं वो क्या कहलाते हैं? ऊतक कहलाते हैं। लेकिन थोड़ा शब्द भी डिफरेंट है, एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह, ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैज सिमिलर फंक्शन। समझ रहे हो ना? अब देखो, घुटने की सेल से ब्रेन तो नहीं बनेगा ना, बन सकता है क्या? नहीं तो फिर हो जाता है कि घुटने में दिमाग है। तो यही मुद्दा है ना। तो बेसिकली भाई, जिसकी सेल होगी, लिवर की सेल होंगी तो लिवर टिश्यू बनाएंगी, ब्रेन की सेल होंगी तो ब्रेन टिश्यू बनाएंगी, यानी नर्वस टिश्यू बनाएंगी। मसल्स होंगी तो मस्कुलर टिश्यू बनाएंगी। तो चार तरीके के, ह्यूमन बीइंग में चार तरीके के टिश्यू होते हैं। पहले तो टिश्यू का हिंदी मीनिंग होता है ऊतक। तो ऊतक क्या होता है? एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह, ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैज सिमिलर फंक्शन। तो ये क्या होता है आपका? टिश्यू या ऊतक होता है। अब टिश्यू होते कौन कौन से हैं? तो चार प्रकार के मानव में। एक
ब्रेन में नर्वस टिश्यू तंत्रिका ऊतक, एक मसल्स में मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशीय ऊतक, एक कनेक्टिव टिश्यू जैसे ब्लड, हमारा रक्त एक संयोजी ऊतक है तो कनेक्टिव टिश्यू, और एक होता है एपिथीलियम टिश्यू यानी कि जो हमारी स्किन वगैरह की कवरिंग बनाता है, तो ये एपिथीलियम टिश्यू होता है। तो 4 टाइप के टिश्यू जो हैं वो ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं। कुछ याद रहेगा? वो कनेक्टिव टिश्यू का ही है। ठीक है, तो कार्डिक टिश्यू करके कुछ अलग से नहीं है आपको। ठीक है, और बेसिकली टिश्यू नहीं, कार्डियक मसल बोलते हैं, तो मस्कुलर में आ जाएगा वहाँ पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 4 तरीके के टिश्यू हैं आपकी। कौन कौन से 4 टिश्यू या ऊतक हैं? एक नर्वस, जो हमें नर्वस होने से बचाता है, तंत्रिका ऊतक। एक मस्कुलर, जो हमारी मसल्स से रिलेटेड है, पेशीय ऊतक। एक कनेक्टिव यानी संयोजी ऊतक। अब जैसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि हड्डी, सुनी है ना, बोन, बोन क्या है? तो बोन इज ए कनेक्टिव टिश्यू। हड्डी एक संयोजी ऊतक है। और ब्लड क्या है? वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, बस वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। अच्छा, हड्डी, बोन को और ब्लड को जब एक साथ दिमाग में रखते हैं, बोले दोनों संयोजी ऊतक कैसे हो सकते हैं? तो एक को तो हटा ही देता है बच्चा दिमाग लगा लगू के, जबकि ये गलत बात है। भाई दोनों हैं तो कनेक्टिव टिश्यू, और वैसे भी कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है? जो कनेक्ट करे। संयोजी ऊतक क्या होते हैं? जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। जैसे ब्लड है, आपकी पूरी बॉडी के सारे सिस्टम को कनेक्ट करता है। हड्डियां जो है वो शरीर को कनेक्ट करती हैं कि नहीं करती? तो ब्लड और बोन दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू है, बस अंतर इतना है कि वो सॉलिड हो जाएगा और ये लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, तो बोन होती कितनी है बोन वैसे? 206 होती हैं, और न्यूनेट्स में 300। ठीक है, तो नवजात में 300 हड्डियां, और नॉर्मली यूथ में, यंग्स में कितनी? 206 होती हैं। तो वापस आइए, यहाँ पे हमने बात की थी कि क्या, ऑक्सीडेशन इन टिश्यूज। तो टिश्यू थोड़ा बहुत समझ में आया कि टिश्यू क्या है? बोलो। ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैज सिमिलर फंक्शन, एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह। और मानव में देखेंगे तो सामान्यतः 4 प्रकार के: नर्वस, मस्कुलर, कनेक्टिव यानी कि बोन, ब्लड, और एक आपका एपिथेलियम। जैसे हमारी ये त्वचा है, ठीक है, तो ये एपिथेलियम टिश्यू से बनी है। स्किन, आपको पता है स्किन जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है, सुना है ना आप लोगों ने? सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा। अब जैसे पूछे स्किन में कौन सी प्रोटीन है, तो यहाँ होती केराटिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है? केराटिन। बाल में भी कौन सी प्रोटीन है? केराटिन प्रोटीन है। तो हमारी बाल में, खाल में, खाल मतलब त्वचा, स्किन, ठीक है, तो स्किन में, हेयर में, गाय है, गाय, गाय, भैंस, गाय भैंस के सींग होते हैं। अच्छा, किसी को गाय भैंस ने सींग मारा कभी? नहीं मारा ना, बहुत खतरनाक होता है। तो गाय भैंसों के जो सींग है, ठीक है ना, हॉर्न जो होते हैं ना बेटा, ये भी आपके किससे मिलके बने होते हैं? केराटिन प्रोटीन से। ये पूछा जाता है, तो केराटिन प्रोटीन से ही मिलके बने होते हैं। अच्छा, कोई ऐसा है जो थोड़ा नहाता नहीं हो, एक आध हफ्ते तक चलता है ठंडों में? कोई बोलेगा तो है नहीं है, नहीं भी नहाता होगा तो। ठीक है, जब आप नहीं नहाते हैं तो क्या करते हैं? जैसे लड़कों का बताता हूँ, दिल्ली में क्या करते थे बच्चे। जैसे दिल्ली में ठंड बहुत पड़ती है, तो बच्चे जैसे बैठ जाते थे। अब बहुत ज़्यादा आपको इचिंग तो होगी ही। अच्छा, जो लोग रोज नहाते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। फिर वो कैसे करते हैं? अब क्या हो गया? डेंड्रफ हो गया। लड़के बहुत ढीठ होते हैं, मतलब बच्चे जो बहुत होते हैं, मतलब बहुत, वो पता कैसे करेंगे? पूरा झड़ा देंगे, क्योंकि वो दिखेगा बालों में कि अच्छा तुम कब से नहीं नहाए हो। तो क्या करेंगे? बढ़िया बैठ के धूप में और उनके पास एक ही काम है, उसको पूरा झड़ा देंगे वो। और फिर बढ़िया से गीली टॉवल से पहुंच पाँच के एकदम नीट एंड क्लीन हो गए। तो ये डेंड्रफ क्या होता है? डेंड्रफ हिंदी में रूसी, खौसी, जो भी बोले, खौसी, रूसी। तो ये जो रूसी खौसी है ना, ये बेसिकली क्रेटिन ही है। क्या है ये? क्रेटिन है। इवन जो सांप की कैंचुली होती है ना, सांप जो कैंचुली छोड़ देता है, नागिन, ठीक है ना, वो सब भी केराटिन प्रोटीन है। और ये आपके नाखून, नाखून में भी कौन सी प्रोटीन है? केराटिन प्रोटीन है। करो याद कितना केराटिन है जीवन में। केराटिन ट्रीटमेंट कराती हैं लड़कियां जब बाल खराब हो जाते हैं तो वो भी केराटिन है। ठीक है, तो केराटिन कहाँ कहाँ है? बाल में, स्किन यानी खाल में, नेल्स में, ठीक है, डैंड्रफ, हाँ ठीक है। इसके बाद गाय भैंस, जितने भी सींग हैं, भेड़ के सींग जो भी लगे हैं आपको,
आज तो इतनी भीड़ थी, आप लोगों को भी मिली कहीं रास्ते में भीड़? मैंने पहले ये वाला रास्ता अपनाया कि इस वाले रास्ते से शायद भीड़ नहीं मिलेंगी, पता चले उस रास्ते पे भी भीड़ खड़ी थी, इतनी सारी भीड़, तो मुझे क्रेटन याद आया फिर। अरे उनके भी तो सींग होते हैं ना। तो ये जो सबके सींग हैं ये केराटिन से बने होते हैं, ध्यान रखिएगा अच्छे से। सांप की जो कवरिंग होती है, कैंचली जो होती है, वो भी केराटिन से बनी होती है। ठीक है। और कुछ लोग, अच्छा किन की स्किन है जो निकलती है गर्मियों में? अरे ऐसा नहीं हो सकता, किसी की तो निकलती होगी। निकलती है ना, तो वो नागिन है। अरे मजाक कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की स्किन जो है वो निकल जाती है, तो बेसिकली वो क्या निकल रही है? ये केराटिन ही निकल रही है। ठीक है, तो लोड ना लें। और जो लोग नहीं नहाते हैं, घिने टाइप के लोग, कोई समस्या वाली बात नहीं है, डैंड्रफ आपको होगा और बाल झड़ेंगे आपके फिर। चलो आगे बढ़े। तो केराटिन याद रखिएगा, केराटिन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नील में कौन सी प्रोटीन है? केराटिन है हेयर्स में, स्किन में, गाय भैंस बाल इनके जो सींग। अच्छा और मजेदार बात है कि गाय भैंस के जो सींग होते हैं ना, वो बालों का गुच्छा होते हैं। अगर कभी डायरेक्ट पूछें, क्रेटेन ना पूछें, तो क्या है? हेयर बंच या बंचेस ऑफ हेयर है, कि मतलब बालों का गुच्छा है ये। साधु महाराज आएंगे ना अभी, 2028 में होने वाला है ना। क्या होने वाला है? सिंहस्थ। तो सिंहस्थ जो होगा यानी कुंभ, कहाँ पर? उज्जैन में। तो साधु महाराज का जो जूड़ा एकदम बड़ा वाला, ये सब भी केराटिन है, जमा हो गया बढ़िया से, एकदम मजेदार हो गया, झूल जाओ उससे एकदम ऐसे ऐसे। चलो अच्छा वापस। तो आयरन, अब देखो हीमोग्लोबिन, आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो क्या डिसीज होगी? एनीमिया। ठीक है, होगी कि नहीं होगी? और अगर स्पेशली विटामिन बी 12 की कमी हो तो पर्नीसियस एनीमिया। और कौन सी मेटल थी उसमें? कोबाल्ट थी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। अब जैसे ये कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो सीधे सीधे पूछे गए हैं, जैसे फलियां अत्याधिक पौष्टिक होती हैं, तो लेग्यूम्स जो है पौष्टिक होती, क्यों? क्योंकि फली मतलब जैसे अरहर की, चना की, जितनी भी दालें होती हैं, तो वो सब क्या कैसी हैं? क्या होता है उनमें? तो प्रोटीन होता है। अच्छा, सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? ठीक है, तो मैक्सिमम प्रोटीन जो होता है वो सोयाबीन में होता है। किस में होता है? मध्य प्रदेश सोया स्टेट है ना, जाया जागा नहीं है। कैसा स्टेट है? सोया स्टेट। अच्छा, अगर यूपी में इतनी कम वैकेंसी आती ना, तो हंगामा हो जाता। इसीलिए मध्य प्रदेश सोया स्टेट, मध्य प्रदेश का स्टूडेंट सोया स्टूडेंट। ठीक है, तो सोया स्टेट है हम। अब सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन जो है इसका बॉटेनिकल नेम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सोयाबीन का बॉटेनिकल नेम ग्लाइसिन मैक्स होता है। तो ग्लाइसिन मैक्स याद रखिएगा, सोयाबीन का बॉटेनिकल नेम है। और बेसिकली इसमें ग्लाइसिन अमीनो एसिड होता है, और मैक्स का मतलब मैक्सिमम। तो जिसमें अमीनो एसिड ज्यादा होंगे वो कैसा होगा? रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन होगा। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सोयाबीन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दालें जो होती हैं, जितनी भी लेग्यूम्स होती हैं, ये सब भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स होती हैं। चलो एक क्वेश्चन, अरहर, सोयाबीन, उड़द, चना, मटर, गेहूं में सबसे ज्यादा, तो सोयाबीन में ही पाई जाएगी, हम बात कर चुके हैं। अब चावल, मूंगफली और सेब में प्रोटीन का अच्छा सोर्स, तो चावल, मूंगफली, सेब में से कौन होगा? हाँ पता है, गरीबों का काजू। सुना है ना, मूंगफली को गरीबों का काजू कहा जाता है। छील लो, दोनों एक जैसी दिखेंगे। तो ये जो मूंगफली है, ग्राउंड नट जो होती है, इसे गरीबों का काजू कहा जाता है। अच्छा ध्यान रखिएगा कि मूंगफली का बॉटेनिकल नेम, अब बताओ कौन बताएगा? अरेकिस हाइपोजिया। अब वो तो बाई चांस आ जाए, बाई लक है, मतलब आते नहीं है ऐसे बॉटेनिकल नेम हर किसी के, लेकिन आ गया तो फिर आपकी इच्छा है। ठीक, फिर यहाँ देखो, नारियल, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी में से प्रोटीन और वसा, तो प्रोटीन और फैट दोनों किस में पाए जाएंगे? ये चार ऑप्शन है, नारियल, मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी। इनमें से अगर हम बात करें तो दोनों ही चीजें, मतलब क्या, प्रोटीन और फैट दोनों किस में होंगे? प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स कौन सा था? सोयाबीन, मतलब ओवरऑल में। इन ऑप्शंस में मूंगफली था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन और फैट दोनों, तो फिर ग्राउंडनट या मूंगफली में। ठीक है। इसी तरीके से बाल किस प्रोटीन से बने होते हैं? केराटिन। ठीक है, बाल और नाखून किससे बने होते हैं? नील्स, तो केराटिन, कोई दिक्कत नहीं है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला होता है ग्लूटेन। ठीक है, तो ग्लूटेन पर डिपेंड करता है कि कैसी रोटी होगी। कौन सा गेहूं? सरबती गेहूं। सरबती गेहूं कहाँ का है?
सीहोर और विदिशा। क्या है ये? जीआई टैग कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट? क्या जीआई टैग है? पक्का? अच्छा, ठीक है। तो ये जो है क्या है आपका, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या जीआई टैग? अच्छा, विदिशा और सीहोर के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? ठीक भैया, जीआई टैग है। आगे बढ़ते हैं, चलो। पता है तो क्या पूछना है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी? आप एक गिलास नहीं, एक बाल्टी पी लो पूरा, मिलेगी आपको, या एक ड्रम पानी पीने से 0 कैलोरी की प्राप्ति होगी। इसके बाद, स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और सेलुलोज में से भोजन का प्रमुख अंग है। तो ये क्या है आपका? देखो, अब स्टार्च है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज है। देखो, ग्लूकोज हमारी बॉडी में है, ग्लूकोज खाना नहीं है। लेके आके ग्लूकोज का डिब्बा खा लिया हमने और वो एनर्जी दे देते हैं, तो वो कभी कभार पीने के लिए होता है, खाने का सोर्स नहीं है। तो सबसे ज्यादा देखो, सेलुलोज तो खाओगे नहीं, पचेगा ही नहीं। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और लंबे समय की कसरत या एक्सरसाइज के बाद जो आपका मेन फ्यूल है वो क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट है, फैट नहीं है। अच्छा, याद रखिएगा, एक्सरसाइज में फैट तो अवॉइड ही किया जाता है, नहीं तो आप बोले हम तो सब खूब खाएंगे पिज्जा बर्गर और हम एक्सरसाइज करेंगे। अब क्या मतलब है फिर? पिज्जा जैसे होते चले जाओगे, ठीक है, बर्गर बन जाओगे, तो कोई मतलब तो है नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि लेग्यूम्स में प्रोटीन होता है। हेयर्स में, स्किन में कौन सी प्रोटीन? तो कैरेटिन प्रोटीन होती है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन होता है। और प्रोटीन और फैट दोनों की बात करेंगे तो ग्राउंडनट या मूंगफली है। ठीक है। अच्छा, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हो? अच्छा, ठीक है। हो भगवान। चलो, फास्फोरस। तो दूध, पनीर और कलेजी, दही, ये सब। तो बेसिकली देखो, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही हमारे टीथ और बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारा डेंटल फॉर्मूला क्या है? 2123/2123 तो 2123/2123 होता है, तो 2123/2123 होता है हमारा डेंटल फॉर्मूला। ध्यान रखिएगा ये। और बच्चों में, आप बताओ। गलत है। चलो बताओ, कोई भी बच्चों में जो फार्मूला, डेंटल फार्मूला होता है इन चिल्ड्रंस में, ठीक है, वो क्या होता है? कोई भी बताना, बताना आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हड्डियों और दांतों की दृढ़ता प्रदान करेगा ये। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो नहीं है। अब जैसे मैग्नीशियम है, तो अगर आपको याद हो कि हम नर्व इम्पल्स में किस किस को देख रहे थे, और मसल में कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, इसके साथ में मैग्नीशियम भी यहाँ पर होता है। और मैग्नीशियम मेटल किस में पाई जा रही थी? क्लोरोफिल में। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो क्लोरोफिल वाला है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे जिंक। अब जिंक देखो, जिंक पता है किस में दिया जा रहा था, आपको पता है? कोविड के दौरान जिंक की टैबलेट बांटी जा रही थी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कोविड के दौरान कौन सी मेटल या टैबलेट दी जा रही थी, तो जिंक की टैबलेट भी दी जा रही थी। इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे ये हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है अगर याद हो तो, दूध को दही में, तो मिल्क इनटू कर्ड, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। फिर कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाला, तो वही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 1:2:1 होता है। प्रोटीन किससे मिलकर बनती है? अमीनो एसिड से बनती है, ये याद रखिएगा। ये बाल, नाखून, खुर, त्वचा में अल्फा प्रोटीन है। मस्तिष्क में एड्रीनलिन और डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ये क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। इसमें से आपको ये ध्यान रखना है, का निर्माण किससे होता है? तो टायरोसिन अमीनो एसिड से होता है। और न्यूट्रास्टिकल्स क्या है? तो पोषण के साथ औषधीय गुण वाले। देखो, न्यूट्रास्टिकल्स का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन भी दे रहे हैं और हमें साथ में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को भी दिखाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बात आती है आयोडीन की। आयोडीन को समझना है आपको। आयोडीन की कमी से घेंगा हो सकता है, यानी कि गोइटर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आयोडीन की कमी से क्या हो रहा था? घोंगा नहीं, घेंगा। ये तो घोंगा बन जाए। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है? घेंगा, यानी कि
ग्वाइटर हो सकता है। अब देखो, ये जो सी बीट्स है ना बेटा, समुद्री खरपतवार और मछली, इनमें आयोडीन पाया जाता है, बाकी तो आयोडीन नमक है ही, और बाबा रामदेव का नमक है बाकी। ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस या संश्लेषण के लिए कौन सा आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपकी बॉडी में, आपने सुना है T3 और T4, सुना है किसी ने, बताइए। T3 यानी ट्राई आयोडो थायरोक्सिन और T4 यानी टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन। तो ये T3 और T4 जो हार्मोन होते हैं हमारी बॉडी में, बेसिकली इन्हीं की मेटाबॉलिज्म जब डिस्टर्ब हो जाती है तो हमें थायराइड डिसीज हो जाती है। तो T3 से T4 में जो कन्वर्ट होता है, T3 से T4 बनेगा, तो उसके लिए आयोडीन चाहिए आपको, और अगर आयोडीन नहीं होगा तो ये नहीं बनेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान रखना है। अब इसके अलावा जैसे सी कैल्प जो है समुद्री खरपतवार, इनमें आयोडीन पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही कॉपर, तो कॉपर जो है फिश फिश में, लिवर में, ठीक है, सीरियल्स ग्रेन्स वगैरह में होता है। अब कॉपर किस लिए, तो कॉपर भी हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, और हीमोग्लोबिन के लिए और क्या इंपॉर्टेंट था, आयरन के साथ में कॉपर भी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा आप बताओ जरा, कॉपर की कमी से कौन सी डिसीज, कॉपर नहीं है वो कोबाल्ट है, अब हम सीयू बोल रहे हैं कॉपर, नहीं तो इतिहास के सिक्के पूछने लगेंगे हम आपसे अभी। ठीक है, तो कॉपर की कमी से, मतलब सीधे हम एग्जाम पे ही आते हैं, तो एक पूछा गया था विल्सन डिसीज, तो कॉपर के कारण होती है। और विल्सन डिसीज पता है किसको थी, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो ग्रोगर जैन मेंडल जो है, कौन, जी जे मेंडल, ग्रोगर जॉन मेंडल जो है, तो जी जे मेंडल को कौन सी डिसीज थी, विल्सन डिसीज थी। ये क्वेश्चन मतलब देखो कहाँ, मतलब साइंस हिस्ट्री सबका कॉम्बो पैक है ये क्वेश्चन। तो पहले तो एक बार पूछा गया है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवांशिकी के जनक, तो आनुवांशिकी के जनक कौन है, ग्रोगर जॉन मेंडल। और मेंडल को कौन सी डिसीज थी, तो मेंडल को विल्सन डिसीज थी, कौन सी, विल्सन डिसीज। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंडल को कौन सी डिसीज थी, तो मेंडल को विल्सन डिसीज थी। ठीक है। कोबाल्ट ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, आरबीसी संश्लेषण के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और विटामिन बी 12 का संश्लेषण होगा, क्योंकि बिना कोबाल्ट के विटामिन बी 12 होगा नहीं, और बी 12 नहीं होगा तो पर्नीसियस एनीमिया हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए मानव शरीर में संचित रहता है, तो कहाँ स्टोर होता है विटामिन ए, लिवर में। और लिवर में और क्या संचित हो रहा था कल, ग्लूकोज का कन्वर्जन होके ग्लाइकोजन बन रहा था, और ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर हो रहा था, तो ग्लाइकोजन, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, स्टोर फूड था ना, तो ये भी लिवर में हो रहा था, इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स जो प्राकृतिक रूप से है, आम खाओ, मैंगो। विटामिन ई का ड्राई फ्रूट्स है, सूखे फल मेवे ये सब है। अब जीवधारियों के लिए आवश्यक जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब एक होते हैं मैक्रो, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इनमें पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सल्फर है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसको थोड़ा ऐसे याद रख लो, कौन, कौन मतलब CHON। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये मैक्रो होंगे आपके। इसके अलावा पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, ये भी आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। कभी कभार क्वेश्चन कैसा बनता है, कौन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या बृहद पोषक तत्व नहीं है, तो पूछ लेना कौन, कार्बन, CHON। अच्छा कौन को अब WHO मत कर देना, नहीं ढूंढते रह जाओगे कि कौन सा कौन था। तो CHON, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो गया। इसके अलावा कौन सा है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर, ये सब आपके कैसे हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या दीर्घ पोषक या बृहद पोषक तत्व हैं। ठीक है। अब जैसे आपको पता है पॉलिश किए हुए चावल खाओगे तो क्या हो जाएगा, बेरी बेरी, किससे हो रही थी, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी हो रही थी, और B1 का केमिकल नेम थाइमीन था। ठीक है, तो विटामिन B1 का जो केमिकल नेम था वो थाइमीन था, ये आप ध्यान रखिएगा अच्छे से।
ठीक है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है बट पूछे गए हैं, सामने ही है तो मैं बता देता हूँ, फिर हम बाद में बात करेंगे इन पे। जैसे आधुनिक मानव का हाल का पूर्वज, तो जो मॉडर्न मैन है, पहले तो मॉडर्न मैन है कौन सा? होमोसेपियंस। तो इसका जो एकदम निकटस्थ पूर्वज जो है वो कौन है? क्रोमैग्नन है। कौन सा मानव है? क्रोमैग्नन। ठीक है, आर्कियोपटेरिक्स जो है वो जुरासिक पीरियड की है। सुना है आप लोगों ने जुरासिक पीरियड किससे संबंधित है? डायनासोर से। मैमथ, तो मैमथ किनके एंसेस्टर या पूर्वज हैं? हाथी के। ठीक है, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसका मेन जो फैक्टर है वो क्या है? प्राकृतिक वरण यानी नेचुरल सिलेक्शन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेवलपमेंट का जो मेन फैक्टर होता है वो नेचुरल सिलेक्शन और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये बहुत बार आया क्वेश्चन। तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डार्विन फिंचीज भी इन्हीं से। एक और थ्योरी दी है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता। ये आपके एग्जाम के सिलेक्शन पे एकदम फिट बैठती है इनकी थ्योरी। जो भी जीव, जो भी व्यक्ति, जो भी एस्पिरेंट बदलते हुए एग्जाम पैटर्न में यानी बदलते हुए पर्यावरण में अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं और जो सरवाइव करते हैं, उन्हीं का नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो यही है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर अब जैसे विषय जो जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, तो ये कौन सी है? जननांकिकी। जननांकिकी का मतलब क्या है? डेमोग्राफी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक वितरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथनोलॉजी कहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो कल्चर्स हैं उनका जो वैज्ञानिक विवरण है, तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, और उसकी भी कैसी कॉम्पेरेटिव स्टडी जब करते हैं तो हम किसके अंतर्गत करते हैं? इथनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो ये क्रोमैग्नन पूछा गया है, मेहमत से पूछा गया है। नेचुरल सिलेक्शन याद रखना। वेरी वेरी किसके कारण? पॉलिश्ड राइस या चावल जो कैसे होते हैं? पॉलिश किए हुए चावल के कारण होती है, ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है? तो ये ध्यान रखिएगा, तो लिवर में, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा मैक्रो एलिमेंट्स याद रखना कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बाकी सोडियम को क्या कहते हैं? नेट्रियम। पोटेशियम को कैलियम। ठीक है, और कल हमने आपको कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स बताई दिए हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं। अच्छा, इतने कर लेंगे तो हो जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट बहुत हैं। जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो पूरी कितनी मोटी बुक आती है सत्यनारायण की। ठीक है, तो समझ लो विष्णु भगवान की पूजा करवाएंगे वो पूरी। तो सत्यनारायण की बहुत मोटी बुक आती है और मतलब उसमें सिर्फ क्या दिया होता है? यही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ये सारी चीजें। तो ये सब नहीं पढ़ना है आपको, उतना ही पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। अच्छा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के अगर आप ऑब्जेक्टिव्स लगाते हैं वो ज्यादा अच्छी रणनीति होती है, बजाय आप बहुत डिटेल डिटेल में पढ़ते हैं। क्योंकि कई बार बहुत डिटेल में पढ़ने के बाद आपको यही नहीं पता चलता है क्वेश्चन कैसा आता है, और फिर आपको क्वेश्चन नहीं पता चलता और पता चले उसी का पहले एक बार पढ़ोगे फिर दो तीन बार रिवीजन करोगे क्योंकि बहुत सारा है तो आपको याद नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों में आपको ये ध्यान रखना है कि इन पर हमारा फोकस अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? आपको समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब जैसे ये याद करो, मैंने आपको कुछ चीज़ें जब विटामिन बताया था तो घाव भरने के लिए, वुंड हीलिंग के लिए कौन सा था? सी। योर यूरिन से पास आउट कौन सा हो रहा था? सी। हिस्टोरिक विटामिन कौन सा था? सी। ठीक है, धान की भूसी में B1। ठीक है, अब क्या किया? पॉलिश कर दी तो हो जाएगी बेरी। बेरी। किस विटामिन को हार्मोन बता दिया? विटामिन डी को किस विटामिन में? कोबाल्ट। B12। और किस विटामिन की कमी से स्वप्न याद नहीं रहते? B6। B6 का केमिकल नेम क्या था? पायरो कि पायरी? पायरोडॉक्स। पायरी या पायरो? पक्का? क्या था? पायरिडॉक्सिन। ठीक है, तो विटामिन B6 अगर कमी होगी तो रात को आप देखोगे कि मैं कलेक्टर बन गया, सोया भूल जाओगे। हैं? ऐसे सपने नहीं आते?
ऐसे सपने आने चाहिए ना। हाँ आने चाहिए एकदम बढ़िया। MP02 की गाड़ी में आप घूम रहे हैं, 03 की गाड़ी में आप घूम रहे हैं, ऐसे ही तो सपने आने चाहिए सिलेक्शन में। ये सपने बहुत मददगार हैं। विटामिन B6 खाओ ना, क्योंकि हो सकता है आपको आते हो, आपको याद ही नहीं रहता हो। हाँ ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ अच्छा सेल्यूलोज ध्यान रखना कि सेल्यूलोज का पाचन नॉर्मली हम में नहीं होता है। लिंक भेज देना सर, लिंक चली गई है। हाँ अच्छा एक देखो अभी हमने क्या कहा था कि विटामिन A कहाँ स्टोर हो रहा था, लीवर में। और विटामिन C वुंड हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था, किसके लिए, घाव भरने के लिए विटामिन C था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एंटी इन्फेक्शन या संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन है, तो A। अच्छा आपको ऑप्शन में C मिलेगा तो आप C पे जाओगे, तो कुछ नहीं, A एंटी है इन्फेक्शन का। रहने दो। ए जो है वो कैसा है, एंटी इन्फेक्शन है। ठीक है, तो संक्रमण को रोकने के लिए विटामिन A जो है वो काम करता है। फिर कौन सा विटामिन गर्म करने पे नष्ट हो जाता है, तो C। इसीलिए क्या बोलते हैं, सब्जियों को ज़्यादा बॉयल नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म करोगे तो सारा विटामिन C नष्ट हो जाएगा। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता, तो C, सू के साथ निकल गया, यूरिन से पास आउट हो गया, तो भंडारित होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें जो हैं वो आपकी होती हैं। ठीक, ये सब हमने बता दिया ना। अच्छा नहीं, यहाँ कुछ चीज़ें और हैं। दूध को हम क्या कहते हैं बेटा, तो कंप्लीट फूड कहते हैं, मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। ठीक है, तो दूध संपूर्ण आहार है। दूध में कौन सी प्रोटीन है, तो कैसीन प्रोटीन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। अब देखो गाय का दूध, ठीक है, स्लाइट येलो या हल्का पीला होता है, लाइट येलो होता है। तो स्लाइटली येलो क्यों, हल्का पीला होता है, तो पीला किसके कारण होता है, ठीक है, तो बीटा कैरोटीन के कारण। ये क्वेश्चन पूछा गया, गाय के दूध का हल्का पीला रंग या लाइट येलो कलर किसके कारण होता है, तो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। और दूध को पचाने वाला, तो आपको पता है मिल्क को डाइजेस्ट करने वाला कौन सा था, रेनिन एंजाइम था, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और दूध को खट्टा कौन करेगा, ठीक है, तो देखो दूध में थी लैक्टोज, लैक्टोज को लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ने लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो इसके बाद दूध जो है वो कैसा हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। कॉम्पोजिशन क्या है हमारे मिल्क का, तो लगभग 87% वाटर होता है इसमें, फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम पाए जाते हैं। तो कितने परसेंट पानी है, अप्रोक्स 87% जो है वो वाटर होता है। बीटा कैरोटीन याद रखना, दूध में कैसीन प्रोटीन होती है ये याद रखना। और दूध के पचाने के लिए तो मिल्क का डाइजेशन कौन करेगा, रेनिन एंजाइम करेगा, ये याद रखना। और दूध का खट्टा होना या दूध से दही में कन्वर्ट किसके कारण, लैक्टोबैसिलस। अब देखो ये जो चीज यहाँ हो रही ना लैक्टोबैसिलस से, उसी चीज को थोड़ा सा हम अपनी बॉडी में करवाएं। हमारी बॉडी में भी लैक्टोज शुगर होती है, कहाँ होती है, लैक्टोज शुगर कहाँ होती है, चलो फिर से आपसे ही पूछते हैं, आपने पढ़ा होगा। लॉकजा, सुना है, जबड़ा बंद हो जाता है, अब तो बहुत लोगों ने सुना होगा लॉकजा। चलो लॉकजा करवाते हैं, आप लोगों का बताइएगा कि जो लॉकजा होता है ये क्यों होता है, लॉकजा जल्दी बताओ। हम्म, जबड़े में लैक्टिक एसिड बनने लगता है अब ठीक है, हाँ बोलते जाओ, बोल दिया हाँ, अब दोनों ने मिलकर एकदम पूरा कर दिया। तो देखिए क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी एक बैक्टीरिया है, कौन सा, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी।
बेसिकली क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जो जीवाणु या बैक्टीरिया है ना, ये क्या क्रिएट करता है? टिटेनस। ठीक है, जिसे हम सामान्य रूप से क्या बोलते हैं? टिटनेस। ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में टिटनेस है, ये है क्या? बेसिकली टिटेनस है। तो ये जो टिटेनस होती है, बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे कि हमारी जो मसल्स हैं, स्पेशली अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? जॉ मसल, यानी जबड़े की मसल्स या पेशियों की। तो जबड़े की जो पेशियां होती हैं उनमें होती है लैक्टोज शुगर। देखो हमारी बॉडी में ग्लूकोज शुगर हमारी, अगर हम जैसे सेल्स में बोलेंगे तो सेल में हमारी कौन सी है? ग्लूकोज है। ठीक है, लेकिन जबड़े में या मसल्स में कौन सी होती है? तो लैक्टोज शुगर होती है। अब इस लैक्टोज शुगर को, ये जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी है, तो जबड़े की मसल में लैक्टोज शुगर है, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? लैक्टिक एसिड में। और एक्चुअल में लैक्टिक एसिड की टेंडेंसी क्या है? तो फटीग, यानी कि थकान। देखो आप अच्छे से, कुछ लोग फील करते होंगे, जो लोग बिल्कुल उठते नहीं है ब्रेक में, कि आप बैठे हैं फिर आपको एकदम, आप ऐसे हिलते हैं फिर ऐसे हिलते हैं, तो क्या हो रहा है? मसल में थकान हो गई है, ठीक है। अच्छा लेट जाओ तो एकदम सब कुछ बढ़िया होने लगता है। तो ये जो थकान है, एक तो पूछा जाता है थकान का कारण कौन सा एसिड है? तो लैक्टिक एसिड है। एक बात। अब होता क्या है कि नॉर्मली हमारी मसल्स में, जैसे हम कोई भी काम कंसिस्टेंटली करते हैं, जैसे कई बार मैं बहुत, मेरा तो काम ही है खड़े रह के पढ़ाना, अब जैसे खड़े रहता हूँ तो फिर एकदम से बैक मसल ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, थोड़ा हिलते डुलते रहते हैं, तो ये लैक्टिक एसिड यहाँ वहाँ झूल जाता होगा, घूमता फिरता रहता होगा, तो ये लैक्टिक एसिड जमा हो गया। अब जैसे यहाँ मैं बढ़िया एक अंडर बेड बना लूँ और जैसे ही मैं लेटूं तो लैक्टिक एसिड बढ़िया से लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, मजा है जीवन में। लेकिन जब आप देखो रेस्ट करते हो, तुरंत आपको लगता है नहीं नहीं सब ठीक है, बढ़िया है चीजें। लैक्टिक एसिड लैक्टोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, किस कंडीशन में? जब हमें कौन सा इन्फेक्शन हो? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी का इन्फेक्शन हो, यानी कि हमें टिटेनस हो जाए, तो उस स्थिति में ये परमानेंटली लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो जैसे मसल क्या कर रहे हैं, हम मुंह खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं, तो मसल के कारण ही है, बंद हो गई। अब कैसे खोलते हैं? एकदम ताकत लगा के थोड़ा सा खोलते हैं, चम्मच से डाल देते हैं, आपने भी देखा होगा जिनका जबड़ा बंद हो जाता है, उतना भी नहीं खुलता तो ड्रिप में जैसे कोई इंजेक्शन लिया, उसमें से थोड़ा भरा लिक्विड और डाल दिया, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये किसके कारण हो रही है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण। अच्छा, टिटेनस चीज में आपको ध्यान रखना है कि मेन रीजन तो है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया, लेकिन ये बेसिकली कहाँ पाया जाता है ये? तो ये रस्टेड आयरन पर पाया जाता है। किस पे? जंग लगे लोहे पर। तो ये जो जंग लगा लोहा है, उस पर मिलेगा आपको कौन सा बैक्टीरिया? तो इसीलिए क्या कहते हैं, जब भी जैसे लोहे से चोट लगती है किसी को, तो कहा जाता है कि आप टीटी लगवा लो, यानी टिटेनस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगवा लो, गलती से आपको टिटेनस ना हो जाए। और एक बार टिटेनस हो गई और लॉकजा हो गया तो ये दिक्कत भरी है। तो है बहुत छोटी सी बात की। अब और अच्छा, कुछ बहुत पहलवानी दिखाया लग गई, ठीक है, इतना नहीं, बड़ा घाव हो गया, मतलब स्टाइल दिखाते हैं। तो घाव नहीं हो गया, घाव हो गया, तो अगर ये हो गया भाई साहब, फिर पता चलेगा कि क्या हो गया, क्योंकि फिर बोलने की स्थिति कहाँ, जबड़ा बंद है, करते रहो, उससे क्या होता है? अब तो बस आ गया, तो कौन पहलवान? अब है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी पहलवान, लैक्टिक एसिड जमा कर दिया। तो एक तो क्वेश्चन की थकान का कारण, ठीक है, तो फटीग किसके कारण होती है? डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। और एक क्वेश्चन है कि लॉक जाम में या जबड़ा बंद बीमारी में क्या होता है, या टिटेनस में क्या होता है? तो लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और रीजन कैसी है? तो बैक्टीरियल डिसीज है, जीवाणु जनित रोग है, ये किसके कारण हो रहा है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण हो रहा है। ये बैक्टीरिया यूजली कहाँ पाया जाता है? तो रस्टेड आयरन से, जंग लगे लोहे पर। तो इसके कारण थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती, बाकी ऐसा नहीं, जंग लगे लोहे को आप चोट नहीं, आप तो खा लो तो भी आपको जरूरी नहीं है कि टेटेनस हो, जब तक कि क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया ना हो। ठीक है। और एक और क्वेश्चन जो साइंस का बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि जंग लगे लोहे, आप बताना मुस्कान, रस्टेड आयरन जो होता है, लोहे में जंग लग जाती है, आप भी बताना, तो लोहे के भार में वृद्धि होती है, वेट इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? बस इतना सा क्वेश्चन है।
बोलना नहीं कोई, सबसे पूछेंगे एक एक करके फिर। आप बताइए। अच्छा जी। मॉडर्न। सामने। अब बताओ मुझे कि जो वेट है वो कैसा होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? बोलिए मुस्कान। नो आइडिया। यस। घटेगा। अच्छा। इंक्रीज होगा। कम ही होगा। बहुत बढ़िया। बताओ। इंक्रीज होगा। इंक्रीज ही होगा है। बढ़ेगा। इंक्रीज। बढ़ेगा। हर्षित। इंक्रीज। नहीं पता। चलो कोई नहीं। इंक्रीज कि डिक्रीज? बढ़ जाएगा। अच्छा, बहुतों का घटता है। कौन कौन घटा रहा था? एक और दो। घट जाता है। आपने क्या किया, लोहे में जंग लगा के उसकी परतों को निकाल दिया, बोले तोड़ दी परत, हमने तो झड़ा दिया सारा लोहा। ये कहा था किसी ने? अच्छा, जंग का फॉर्मूला क्या है रस्ट का? अरे रस्ट। जंग नहीं सुनी है? लड़ने वाली नहीं, लोहे वाली। एक्स मतलब जितना पानी लगाओगे, जितनी ह्यूमिडिटी नमी होगी उतना जुड़। अब क्या हो रहा है, आयरन में पानी ऐड हुआ, और ऐड हुआ कोई चीज तो क्या होगा मैडम? अच्छा, मजेदार बात ये है कि जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं उस क्वेश्चन को उतने ज्यादा लोग गलत करते हैं। प्राइमरीली ये क्वेश्चन मतलब 98 99% का रेशो दिखाता है गलत होने में, क्योंकि हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, बोले हमारे घर का जो पूरा गाटर था, लोहा था, कूलर था, कूलर की टंकी में जंग लग गई थी, सब झड़ गई यार, कहाँ आप चक्कर में पड़े हो? आप मतलब बढ़ने वाली तो बात ही नहीं होगी। बोले टंकी में छिद्दा हो गया। मतलब इस तरीके से बोलते हैं। तो मतलब जो माइंडसेट फिक्स है ना, उस फिक्स माइंडसेट से हम उसको डिक्रीज ही करेंगे। अच्छा, बड़ी बात, जैसे डिग्री लिखता है ले भर दिया गोला, अब तो कुछ होना ही नहीं है, काम खत्म, आगे की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भार बढ़ेगा, क्योंकि जितने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे डेफिनेटली वेट इंक्रीज होगा। मैडम आपने ये तीसरी बार गलत किया है। नहीं, सॉरी का क्या करेंगे, उत्तर 2 नंबर है, दो नहीं अब तो 3 है। 3 आएंगे नहीं? ठीक है, 3 ले जाएंगे और साथ में एक और ले जाएगा। ठीक है ना, वही तो 4 का खेल है अब। 4 का चक्कर है। तो ध्यान रखना कि रस्ट में क्या होगा बेटा, तो वेट या भार जो है वो बढ़ जाएगा। अवंतिका ने गलत नहीं किया इस बार, एकदम रेडी बैठी थी अवंतिका। पिछली बार अवंतिका ने गलत किया था इस क्वेश्चन को, है ना? चलो, तो ध्यान रखना है, गलती पेपर में मत करना, यहाँ कर लो कोई समस्या नहीं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो किसके लिए, टिटेनस के लिए, लॉकजा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये हमारी जॉ मसल की जो शुगर है, बेसिकली लैक्टोज को वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और कन्वर्ट करने के कारण फटीग हो जाती है और मसल में अब कोई स्ट्रेंथ नहीं रहती है, तो लॉकजा हो जाता है। ठीक, याद रखेंगे अच्छे से। चलो वापस आ जाओ। तो कहाँ थे हम? हम थे बेसिकली मिल्क पर। तो दूध हो गया कंप्लीट। अब देखिए, अमीनो एसिड से इनसे क्वेश्चंस तो यूजुअली नहीं आए हैं, मैं बता बस इसलिए रहा हूँ कि बाई चांस अगर बन गया है। तो देखो, आपको पता है, मैंने आपको प्रोटीन बताया, तो प्रोटीन क्या थी? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। सिंपल से अगर हम शब्दों में कहें, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड विच कंसिस्ट COOH एंड NH3 ग्रुप। और कौन से बॉन्ड थे? तो पेप्टाइड बॉन्ड थे। यही था। तो क्या थी प्रोटीन? अमीनो अम्ल के बहुलक थे जिनमें NH3 और COOH समूह होते हैं। एक कौन से? NH3 और COOH ग्रुप होते हैं, और ये पेप्टाइड बॉन्ड इनमें होता है। अब प्रोटीन अमीनो अम्ल से बन रही, तो अमीनो अम्ल जो होते हैं बेसिकली बेटा, यहाँ पर दो तरीके के अमीनो अम्ल होते हैं, एक एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल। यानी कि जो अनिवार्य अमीनो अम्ल है वो, तो जो इसेंशियल अमीनो एसिड हैं जैसे हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलिनिन, ट्रिप्टोफैन, बैलिन और थियोनिन। ठीक है, टोटल 20 अमीनो एसिड थे। तो इनमें से ये जो है, ये सब नोट्स में रहेंगे, आप लिखो नहीं, बस समझ लो थोड़ा सा।
तो ये इसेंशियल अमीनो एसिड है। कैसे हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल। ठीक है, और एक होते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, अब बताओ मुझे कि इसेंशियल क्या होता है हमारे जीवन में। जिंदगी में एक ही फंडा याद रखना, जो जो आपके पास नहीं है, जैसे अभी सिलेक्शन नहीं है तो बहुत इसेंशियल है, और जो आ जाएगा वो घर की मुर्गी दाल बराबर है। तो इसेंशियल अमीनो एसिड कैसे होंगे? जो हमारी बॉडी में खुद से फॉर्म नहीं होंगे। इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और नॉन इसेंशियल कैसे होंगे? भाई आवश्यक वो नहीं है, क्योंकि वो तो बन ही रहा है, उसमें हमें कौन सी सुबह से एक्सरसाइज करनी है तब हमारी बॉडी में अमीनो एसिड बनेंगे, वो तो बन रहे हैं बॉडी में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब जैसे संक्रमण रोधी ए था, गर्म करने पे सी, और ये सारी चीजें, तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखना है। तो अब दूसरे कौन से होते हैं? नॉन एसेंशियल। अब नॉन एसेंशियल कैसे होंगे? यानी ये हमारी बॉडी में फॉर्म हो रहे होंगे क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। तो ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन, एलिनिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, प्रोलीन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पेरिन, आर्जिनिन और सिस्टीन, ये कैसे नॉन एसेंशियल है। बस बाई चांस जैसे होता क्या है, अब जैसे मान लो कभी क्वेश्चन पूछ लिया उसने अमीनो एसिड, तो आप इस क्वेश्चन को प्रीलिम्स में तो ये नहीं है उतना इंपॉर्टेंट, मेंस के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे पूछा अमीनो एसिड क्या है, तो आप क्या बता सकते हैं? तो अमीनो अम्ल, क्वेश्चन एकदम से लिखते नहीं बनता लोगों से अमीनो एसिड पे। तो अमीनो एसिड क्या है, तो पहले तो आप बता सकते हो क्या है, मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की 1 लाख इकाइयां हैं, क्योंकि प्रोटीन को तोड़ेंगे तो अमीनो अम्ल बन जाएंगे। अब अमीनो अम्ल कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के, एक एसेंशियल यानी कि अनिवार्य अमीनो अम्ल, और एक नॉन एसेंशियल गैर अनिवार्य अमीनो अम्ल। ये दो आप बता सकते हैं। एक आध आप नाम याद रख लीजिए अमीनो अम्ल का। और सबसे अच्छा तरीका क्या है कि भाई अमीनो अम्ल के मिलने से प्रोटीन बनती है, ये थोड़ा आगे चल के आप बता देना। ठीक है, तो अमीनो अम्ल किसकी यूनिट थी? तो बेसिकली मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की 1 लाख इकाइयां हैं, और अमीनो अम्ल के मिलने से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगी। इतना आप लिख देंगे तो, और बड़ा कभी नहीं पूछा जाना ये क्वेश्चन, हार्डली 2 मार्कर क्वेश्चन आएगा। बट कई बार वो 2 मार्कर भी नहीं लिखते बनता है, क्योंकि अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप नहीं लिख पाओगे। तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल है। मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन है, प्रोटीन की 1 लाख इकाइयां, किससे? अमीनो अम्ल के मिलने से प्रोटीन बनता है। बस इतना आप बता देंगे। एक आध अगर एग्जाम्पल आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे तो भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा कुछ पूछा गया नहीं है। तो इसको आप बढ़िया से ध्यान रख लीजिएगा। रख पाएंगे ध्यान? पक्का? कहीं कोई समस्या तो नहीं होगी? हम्म, देखिए ये हमने आपको बता दिया। देख लीजिए थोड़ा सा एक नज़र डाल के, जिससे आपको याद रहे। ये हमने आपको प्रोटोकॉल सारे बता दिए जो एक्ट थे इससे रिलेटेड। ठीक है, संस्थान अभी हम आगे चल के आपको इंस्टीट्यूशंस बताएंगे। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट है। एक इंस्टीट्यूशन भी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी यूजली होती है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, ये कुछ फैक्ट्स हैं जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं, तो थोड़ा सा बस सुन लीजिए। जैसे ग्रीन गोल्ड, ठीक है, तो ग्रीन बांस होता है, और बांस कैसा होता है? गोल्डन कलर का होता है। तो ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है? बैम्बू या बांस को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन, ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? तो ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे है? तो टी प्रोडक्शन या चाय के उत्पादन से संबंधित है। और देखो समझना अच्छे से,
ग्रीन गोल्ड क्या है, बैम्बू या बांस है। ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन, ठीक है, किससे, चाय के उत्पादन से। ग्रीन मफलर, ये बहुत बार आया है। तो ग्रीन मफलर किससे, ध्वनि प्रदूषण यानी साउंड या नॉइस पॉल्यूशन से संबंधित है। किससे, ध्वनि प्रदूषण से। ये डायरेक्ट पूछा जाता है ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, तो ध्वनि प्रदूषण से। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर ही है बेटा कि ग्रीन आर्मी, तो सबसे पहले ग्रीन आर्मी कहाँ बनाई गई थी, तो ऑस्ट्रेलिया में। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखना। 15,000 यूथ को अपॉइंट किया था इन्होंने। ग्रीन पीस, तो ग्रीन पीस एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। भारत में ये काम तो बहुत करता है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत टांग अड़ाता है, हमारी प्रोजेक्ट होते हैं उनमें। जैसे अगर आपको पता हो तो साउथ इंडिया में अभी एक हमारा कौन सा बेसिकली एटॉमिक रिएक्टर प्लांट लगना था, उसमें ग्रीन पीस ने बहुत अड़ंगा डाला था और उसके कारण वो डिले हो गया था। और डिले होने के कारण उसकी कॉस्टिंग बहुत बढ़ गई थी। बता सकते हैं कौन से परमाणु रिएक्टर या एटॉमिक रिएक्टर प्लांट की बात कर रहे हैं। कोडनकुलम, वेरी गुड। तो कोडनकुलम जो एटॉमिक रिएक्टर या परमाणु संयंत्र था, कहाँ है ये, एग्जैक्टली कहाँ है, त्रिवेन वैली। ठीक है, तो त्रिवेन वैली में है ये कोडनकुलम। तो इसमें इसने बहुत ज़्यादा अड़ंगा डाला था और ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड में इसका ग्रीन पीस का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा ग्रीन डेवलपमेंट, तो ग्रीन डेवलपमेंट जो बुक है वो W.M. एडम्स की है। ग्रीन डेवलपमेंट किसकी बुक है, W.M. एडम्स की। ग्रीन ऑस्कर, तो विटले अवार्ड्स, तो विटले अवार्ड्स को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। ठीक है, और ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रारंभ कब हुआ, तो आप जानते हैं कि 1966-67 में हमारे यहाँ हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन प्रारंभ हुई थी और इसके जनक MS स्वामीनाथन है। ठीक है, फिर ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का ही है, ये तो सब जानते हैं। और ग्रीन मिल्क, तो मैसूर में केंद्रीय खाद्य तकनीक अनुसंधान ने, तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 18 दिसंबर 2019 को ग्रीन मिल्क का डेवलपमेंट किया था। तो ग्रीन मिल्क कहाँ पर, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान ने 18 दिसंबर 2019 को ग्रीन मिल्क। और ग्रीन सिटी, तो जहाँ पे आप देखिए ग्रीन सिटी कहाँ होगी, जहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा होंगे, तो वो कौन सी है, चंडीगढ़ जो है, इसे ग्रीन सिटी कहा जाता है। और ग्रीन वॉश कर दिया, तो पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा, जैसे ब्रेन वॉश। ठीक है, क्या होता है ब्रेन वॉश, देखा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ब्रेन वॉश करते हैं। और क्या बोलते हैं, जन्नत में हूर की परी मिलेगी। अब जन्नत मिलेगा कि नहीं पहले तो ये तय करो, मुश्किल है, फिर हूर की परी है कि परा है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये ग्रीन वॉश है, ऐसे पर्यावरण के झूठे वादे किए कि हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन करते करते कुछ नहीं है। तो ग्रीन वॉश झूठा वादा है। ग्रीन सिटी चंडीगढ़। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, चंडीगढ़ के वास्तुकार, पूछा गया क्वेश्चन है, आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़। देखो एक भोपाल में, भोपाल के हैं चार्ल्स कोरिया। तो भोपाल में क्या क्या, भारत भवन, पर्यावास भवन, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय नहीं है, है क्या, इंदिरा गांधी विधानसभा। तो हमारी मध्य प्रदेश की विधानसभा, इंदिरा गांधी विधानसभा, पर्यावास भवन और भारत भवन, इनके जो आर्किटेक्ट या वास्तुकार हैं वो कौन है, चार्ल्स कोरिया है। जैसे दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट हाउस जो है ना इसके, या दिल्ली तो कहा जाता है लुटियंस की दिल्ली, और हम कहते हैं दिल्ली तो हमेशा लुटी है। तो इससे याद रख लो, लुटियंस की दिल्ली मतलब प्रेसिडेंट हाउस के आर्किटेक्ट कौन, लुटियंस। इसी तरीके से चंडीगढ़ के वास्तुकार ली कार्बूजियर, कौन है, ली कार्बूजियर। आप लोग नोट कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, आए हुए क्वेश्चन है और बन सकता है, मतलब मिसलेनियस जरूर है बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। मैं रिपीट कर देता हूँ, सब लिख लीजिए। सबसे पहले चार्ल्स कोरिया, तो चार्ल्स कोरिया ने क्या क्या बनाया मध्य प्रदेश में, चार्ल्स कोरिया भारत भवन, आर्किटेक्ट हैं ये चार्ल्स कोरिया, भारत भवन के एक, दूसरा पर्यावास भवन दो, और तीसरा इंदिरा गांधी विधानसभा। तो लिख लीजिए भारत भवन, पर्यावास भवन, इंदिरा गांधी विधानसभा, ये तो याद है तुम्हें। ठीक है, लिखना है तो लिख लो, कोई नहीं। इसके बाद फिर आ जाते हैं दिल्ली, तो दिल्ली में प्रेसिडेंट हाउस। ठीक है,
तो लुटियंस, चार्ल्स नहीं, लुटियंस, लुटियंस की दिल्ली है। दिल्ली का राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन था, आर्किटेक्ट ऑफ प्रेसिडेंट हाउस, कौन है, लुटियंस। और इसके बाद आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं ली कार्बूजियर, ली कार्बूजियर। ठीक है, तो ली कार्बूजियर जो है चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं। और चंडीगढ़ को क्या कहा जाता है, ग्रीन सिटी। अच्छा, सबसे ज्यादा व्यवस्थित तरीके से बना है चंडीगढ़। चंडीगढ़ गए हैं आप में से कोई, चंडीगढ़ बहुत ही अरेंज है। अच्छा, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जो चंडीगढ़ की तर्ज पे बनाया जा रहा है, हरसूद। तो जो हरसूद है ना, नया हरसूद बेसिकली, तो नया हरसूद जो बन रहा है ना, बेसिकली हरसूद तो डूब गया, तो नया हरसूद जो बन रहा है वो बेसिकली चंडीगढ़ के आर्किटेक्ट और उस तरीके से उसे डेवलप किया जा रहा है, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से। अब वो बन रहा है या नहीं, क्वेश्चन जरूर पूछा जा चुका है, बने या ना बने उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, ना कर सकते हैं, यही मान लो, सही बात तो यही है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। ग्रीन गोल्ड क्या था आपका, तो ग्रीन गोल्ड था हमारा बैम्बू। ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन रिलेटेड टू टी प्रोडक्शन, ग्रीन मफलर रिलेटेड टू नॉइस पॉल्यूशन, ग्रीन आर्मी ऑस्ट्रेलिया, ग्रीन पीस एनवायरमेंटल एनजीओ है, कहाँ है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड। ठीक है, ऑथर ऑफ बुक ग्रीन डेवलपमेंट WM एडम्स। ठीक है, और वेटले अवार्ड्स ग्रीन ऑस्कर, ग्रीन रेवोल्यूशन 66 67 19 लगा देना। और ग्रीन हाउस गैसेस में मोस्ट अबंडेंट कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन मिल्क। तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर, अच्छा ये CFTRI के नाम से जाना जाता है ये, तो CFTRI, तो CFTRI ये डायरेक्ट भी पूछा गया है कि कहाँ है, तो CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो मैसूर में है। अच्छा, इसकी मैचिंग में गलत दिया था जब ये आया था क्वेश्चन, तो 18 दिसंबर 2019 को इसने क्या किया, तो ग्रीन मिल्क का प्रोडक्शन किया था। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अच्छा, नॉइस पॉल्यूशन में कौन सा प्लांट कम करता है, तो नीम, नीम जो है वो ध्वनि प्रदूषण को कम करता है। ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हो गया यहाँ तक, कोई समस्या किसी को नहीं है, कि है, ये साइलेंट वैली हमने सब बता दी। अच्छा, डेज आपको मैं पढ़ा चुका हूँ ये, फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूँ। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल अर्थ डे पृथ्वी दिवस, 22 मई बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता दिवस, 22 जून ऊंट वाला है कैमल, और 22 सितंबर राइनो, और 22 दिसंबर गणित दिवस। अच्छा, इनको थोड़ा ध्यान रख लेना, ये बंगाली मिठाई है, एक आध बार आया है इन पे क्वेश्चन, बहुत पहले आया। हालांकि ग्रीन बेल्ट मूवमेंट जो है इन्होंने चलाई थी, केन्या के थे ये, और इन्हें 2004 में एक्चुअली नोबेल प्राइज मिला था बंगाली मिठाई को। तो आपको ध्यान रखना है, ग्रीन 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 बहुत सारी चीजें पढ़ी ना, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, तो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट जो है वो किसने चलाई थी, केन्या के रेसिडेंट जो थे बंगारी मथाई ने। ठीक है, 2004 में ही हमारे यहाँ सुनामी आई और इन्हें नोबेल मिल गया। ठीक है, सलीम अली वगैरह तो आप जानते हैं अच्छे से, राजेंद्र सिंह आप जानते ही हैं, नॉर्मन बोरलॉग जानते हैं, लतिका नाथ क्या है, टाइगर प्रिंसेस, कैलाश सांकला टाइगर मैन, सुंदरलाल बहुगुणा को आप जानते ही हैं, पांडुरंग हेगड़े, रविंद्र कुमार सिन्हा क्या थे, डॉल्फिन मैन। ये सब तो आपने पढ़े हैं, दोबारा कुछ नहीं बता रहे हैं। एक चीज जो हम ढूंढ रहे हैं हमें एक्चुअली वो नहीं मिल रही है, सब देख लिया। और गायब हो गई।
हम्म, हम्म, हम्म। चलो कल पढ़ा देंगे, कोई नहीं, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? अच्छा, आप लोग ना देखिए, अब आप थोड़ी सी एक जिम्मेदारी का निर्वहन करिए। आज अभी हम आपको नोट्स भी दे देंगे। तो एक तो आप विटामिन को फिर से रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, पहला काम। दूसरा, एक आपको हम वर्क दे रहे हैं। अभी मैंने आपको ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी या साइंस की जो ब्रांचेज हैं, कुछ 5-10 ब्रांचेज ही बताई थी। मुझे अभी कम से कम आपको 50+ ब्रांचेस पढ़ानी है। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन यूजली ब्रांचेस से पूछ लिया जाता है, और नहीं भी आए अब उससे कोई मतलब नहीं है इस बात से, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है। तो एक बार आप लोग जो नोट्स आपको मिले उसमें जो ब्रांचेस, वैसे तो पीडीएफ में आपने देख ही ली होंगी, जिनने नहीं देखी हैं कोई बात नहीं, एक नज़र आप पूरी ब्रांचेस पे डाल के आइए। इससे क्या होगा, थोड़ा सा शब्द सुने होते हैं तो दिमाग चीज़ों को थोड़ा जल्दी लेता है। अदरवाइज क्या होता है, जिनका जैसे साइंस बैकग्राउंड नहीं है और एक लंबे समय से अगर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, तो आपको वो सेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो एक तो आपके लिए ये काम है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक हमें आपको पढ़ाना है डिसीज वाला सेक्शन। देखो, हमने ऑक्यूपेशनल डिसीजेस तो आपको बता ही नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया की डिसीजेस, वायरस की डिसीजेस, प्रोटोजोआ की डिसीजेस, हेलमिंथ की डिसीजेस, फंगल डिसीजेस, जेनेटिक डिसीजेस, और एक सीधा सीधा आपके टॉपिक दिया है सिकल सेल एनीमिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब एक क्वेश्चन तो सिकल सेल एनीमिया पे लगातार आ रहा है जब से नए सिलेबस को मेंशन किया है, तो उसकी पॉसिबिलिटी अभी भी ज़्यादा है। उसको तो हम पढ़ेंगे भी, कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेंगे, और साथ में हम आपको सिकल सेल एनीमिया के सीधे क्वेश्चन भी सॉल्व करा देंगे, जिससे कि कोशिश ये हो कि सीधा क्वेश्चन ही आपका एज इट इज़ एग्जाम में बन जाए। टफ नहीं आ रहा है क्वेश्चन, बट देखो, अगर आपको नहीं पता है तो हो सकता है वो क्वेश्चन आप सही ना कर पाए, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया में कोई एक्सपर्टाइजेशन थोड़ी किया है आप लोगों ने। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो एक हमें डिसीज वाला चैप्टर पढ़ना है अब आगे। एक दूसरा चैप्टर हमें पढ़ना है ब्रांचेस ऑफ साइंस, तो विज्ञान की जो शाखाएं हैं वो। और एक और चीज़ जो आप अगर पढ़ के आ सकते हैं, वो है आपका तीसरा चीज़, इंस्टीट्यूशंस। तो अभी हम दो तरीके से हमें इंस्टीट्यूशंस को पढ़ना है। एक तो इंस्टीट्यूशंस वो जिनके हेडक्वार्टर हमें पता होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको याद करो, मैंने बताया आपको कि शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कानपुर में है, जबकि शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। जैसे अभी हमने आपको बताया CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है नीरी, ठीक है, तो नीरी मतलब नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो नीरी नागपुर में है, बहुत बार पूछा गया। ऐसे ही कजरी, ठीक है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो कजरी, राजस्थान वाली लड़कियां खूब काजल लगाती हैं, तो कजरी जोधपुर में है। तो इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे मैं और एग्जांपल दूं कि आलू अनुसंधान संस्थान, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला, टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंदरी। तो ये जो संस्थान है, इनसे क्वेश्चंस लगातार एग्जाम में तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एक इंस्टीट्यूशन जिनके हेडक्वार्टर, और कुछ जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन होंगे जैसे इसरो, तो हमें इसरो की तो ईयर भी याद रखनी है कि इसरो का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। ठीक है, फिर इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ऐसे जो कुछ इंस्टीट्यूशन है, तो उनको हमें हेडक्वार्टर के साथ में पढ़ना है। तो एक इंस्टीट्यूशन जिनके हेडक्वार्टर्स हमें पढ़ने हैं, एक इंस्टीट्यूशन, 12-13 इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी थोड़ी सी हमें डिटेल पढ़नी है, क्योंकि प्री मेंस जोनों में ही आते हैं। एक हमें पढ़ना है क्या, ब्रांचेस ऑफ साइंस, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद फिर हम जाएंगे किस पर, आपके जो सिस्टम है, मतलब मानव की जो संरचना है, तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम और अपना रेस्पिरेटरी या नर्वस या स्केलेटल सिस्टम, तो इन सिस्टम पर हम आगे चलेंगे। और थोड़ा सा मैं आपको जेनेटिक्स भी बता दूंगा, हालांकि जेनेटिक्स ऐसा सच कहीं मेंशन नहीं है, बट जैसे क्वेश्चन क्या बन जाते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है,
ठीक है, फिर मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए? तो गार्डन पी जो है उद्यान की मटर पर किए थे। एक बार पूछ लिया मटर का बॉटेनिकल नेम क्या है, तो पाइसम सटाइवम है। एक बार जैसे अफीम का बॉटेनिकल नेम पूछा था, तो पेपेबर सोमिनिफेरम, ओपियम कहते हैं अफीम को, तो इसका बॉटेनिकल नेम कहाँ है? पेपेबर सोमिनिफेरम है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं वो आपकी इनसे कनेक्ट होती हैं, तो वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कोशिश करिए कि आप लोग एटलीस्ट दो काम करके, दो चीज़ें मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ एक तरीके से। एक आप रिसर्च इंस्टीट्यूट और दूसरी आपकी ब्रांचेस, इतना आप पढ़ के आइएगा। ठीक है, इतना आप कर लेंगे, मेरी अपेक्षाएं हैं आपसे कि इतना तो आप करके आ ही जाएं। करेंगे या नहीं करेंगे? पक्का पढ़ के आएंगे? ठीक। और पढ़ा दें? पक्का? धीमी आवाज में मत बोलो, या तो तेज बोलो या मना कर दो बस। स्लो मोशन पिक्चर नहीं चाहिए हमें। चले आगे? चलो दो चार डिसीज पढ़ा के छोड़ देंगे, कोई नहीं। जैसे चलो यही एक बता देते हैं आपको, चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स अब भारत में नहीं है, तो चिकन पॉक्स से फ्री हो गए हम 1997 में। और चिकन पॉक्स किससे होती है? तो बेरियोला से होती है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल वायरस कौन सा है? बेरियोला है। चलो अच्छा, एक दो अच्छी अच्छी डिसीज पूछते हैं आपसे, बताइएगा। एड्स, एड्स किसके कारण होती है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण। लेकिन आप बताओ मुझे कि एड्स में कौन सी सेल अफेक्ट करती हैं? बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखिएगा कि हेल्पर टी सेल, ये क्वेश्चन सीधा आया है कि एड्स में कौन सी सेल्स या कोशिकाएं हैं जो सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। तो मतलब बी और टी तो है, लेकिन और स्पेसिफाई जाएंगे तो टी सेल में भी हेल्पर टी सेल सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। और एड्स में कौन सी जांच की जाती है? तो एड्स के लिए, अच्छा एड्स का पहले फुल फॉर्म तो बताओ कोई। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो इसका कारण है HIV वायरस। अगर HIV ऑप्शन में ना हो तो HTLV थर्ड फोर्थ, क्या? ह्यूमन टी सेल लिम्फोसिटिक वायरस। तो HTLV थर्ड फोर्थ जो होता है, ये भी एकाध एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और इसके साथ में आपको ध्यान रखना है कि एलिजा टेस्ट, कौन सा टेस्ट? एलिजा। अब एलिजा का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। ठीक है, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे जो है वो एलिजा का फुल फॉर्म होता है। एलिजा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एड्स के लिए। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि एड्स दिवस, सब जानते हैं हम, 1 दिसंबर को। और एड्स की अवेयरनेस के लिए जो ट्रेन चलाई जाती है वो है रेड रिबन एक्सप्रेस। ठीक है, और इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम करता है वो है NACO, नेको या नाको। तो नाको जो है बेसिकली नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एड्स के कंट्रोल के लिए काम करता है। तो एड्स दिवस 1 दिसंबर। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स का कॉजिंग एजेंट HIV वायरस या HTLV थर्ड फोर्थ। ठीक है, और अफेक्टेड सेल्स हेल्पर टी सेल। एड्स डे 1 दिसंबर, एड्स अवेयरनेस कैंपेन, रेड रिबन एक्सप्रेस, और एड्स ऑर्गेनाइजेशन तो नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये एड्स के क्वेश्चंस हैं जो कई बार आपसे पूछे गए हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरीके से आपसे एक क्वेश्चन जैसे बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, डेंगू से। अच्छा डेंगू कैसा है, वायरल या बैक्टीरिया? तो डेंगू जो है वो वायरल डिसीज है। और किससे होता है? तो डेंगू वायरस से। ये अच्छी बात है कि डेंगू में नया कुछ नहीं है, तो डेंगू वायरस है। और डेंगू वायरस जो है, लेकिन ये फैलता किससे है? एडीज मॉस्कीटो। तो एडीज मॉस्कीटो जो है इसका कैसा है, कैरियर या वाहक है, जबकि कॉजिंग एजेंट डेंगू वायरस है।
और डेंगू में क्या होता है, इस पे क्वेश्चन बनता है। तो डेंगू में बेसिकली प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। किसकी संख्या? प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। और ये जो डेंगू का मच्छर है कौन सा, एडीज मॉस्किटो, इसे टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। आपको पता है जैसे मलेरिया का जो मच्छर है फीमेल एनाफ्लीज, ये गंदे पानी में रहता है, नहाती धोती नहीं है ये, ठीक है। लेकिन जो डेंगू वायरस वाला है एडीज मॉस्किटो, एकदम ये एकदम टाइगर है, साफ पानी चाहिए। तो आपको पता है क्लीन वाटर में रहता है ये। और उससे ही बड़ी बात है ये दिन में काटता है मच्छर। अरे टाइगर है, सामने से हमला करेगा। तो टाइगर मॉस्किटो मतलब डेंगू का मच्छर कब काटेगा? दिन में हमला, सीधा हमला करता है ये। और मलेरिया वाला छुप के हमला करती है ये फीमेल एनाफ्लीज। तो ये ध्यान रखना। तो साफ पानी, गंदा पानी, और याद रखना काटते सिर्फ और सिर्फ, हाँ ये गलती से बोलना नहीं कि मेल मच्छर काटता है। बेचारा मेल जो है वो सीधा साधा है, तो मेल मच्छर कभी नहीं काटता। क्या करता है फिर मच्छर? बेचारा रस, जो रस होता है ना फूलों का रस जो है, पराग चूसता रहता है, जीवन यापन करता है। और फीमेल क्या करती है? ये खून चूसती है। ऐसे याद रखना। अरे पूछा जाता है, ध्यान रखना। और क्यों? क्योंकि इसके स्टिंग्स जो होते हैं ना, डंक, ये बड़े होते हैं और मेल मॉस्किटो में ये बड़े नहीं होते हैं। तो बेचारे पियेंगे कैसे खून? अच्छा ये तो भिनभिना के चला जाता होगा, अगर आता भी होगा काटने, अब काटेगा कैसे? तो फीमेल एनाफ्लीज काटती है, मेल एनाफ्लीज नहीं, नहीं तो पता चले उत्तर गलत कर दो। अच्छा आपने देखिए मच्छर की जो भिनभिनाहट होती है बहुत तेज होती है, क्यों? सॉरी, नहीं। बेसिकली देखो, जैसे आप देखोगे शेर, शेर की आवाज भारी होती है, तो पिच कम होती है शेर की। और ये जो मच्छर भिनभिनाता है इसकी आवाज कैसी है? मछरिया, ऐसा समझ लो। तो पिच ज्यादा होती है, बहुत इरिटेट करती है। सो रहे हो आप, फिर कान और फिर आप ऐसे करते हो, फिर पिंग। अच्छा मजेदार बात ये कि आपका कोई काम नहीं करता उस पे ये आजकल तो। और फिर वो वही कैंडल लाइट डिनर करते हैं ये तो मच्छर। मतलब आजकल कितना बढ़िया है, आपने गुड नाइट या मॉस्किटो कुछ रिपेलेंट्स लगाया, बढ़िया लाइट जल रही है, हल्की हल्की धुआं आ रहा है, ठीक है। वो वहीं घूमते रहते हैं, फिर थोड़े बेहोश हो जाते हैं, नशा हो गया, फिर लेट जाएंगे। डिनर हो गया उनका बढ़िया से, आपका खून पी लिया उनने। तो कैंडल लाइट डिनर। अच्छा आपने अगर झाड़ू से उठ के उन्हें मारा नहीं, तो सुबह उठ के भाग जाते हैं आपको, जो रात को डले हुए, वो तो नशा करके लेटे हुए हैं। मतलब आपके मॉस्किटो रिपेलेंट का वो शुद्ध इंजॉयमेंट करते हैं। चाहे आप कोई भी लगा लो, चाहे मॉर्टिन लगा लो। और विश्वास नहीं हो तो आप देखना इस चीज को, इस घटना को पता क्या कहते हैं? बेसिकली मच्छरों में रेसिस्टेंट पैदा हो गया, ठीक है, प्रतिरोध पैदा हो गया, तो अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, आपने बंद कमरे में अगर आपने कोई मोमबत्ती जला ली वो, तो पता चले आप ही बेहोश हो गए, वो कैंडल लाइट डिनर करके घूम फिर के बाहर चले गए, आप रात को डले रह गए। एक्चुअली जिन लोगों को अस्थमा है या जिन्हें मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उनके लिए खतरनाक होते हैं मॉस्किटो रिपेलेंट। तो क्या? हाँ बिल्कुल मर सकता है। डिपेंड करता है भाई, आपको जैसे सीओ वाला एटमॉस्फियर हो गया तो आप बेहोश तो हो ही जाओगे, मरोगे नहीं तो। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। मॉस्किटो रिपेलेंट, मॉस्किटो में कौन सी मच्छर? तो फीमेल एनाफ्लीज मलेरिया के लिए कॉजिंग एजेंट नहीं है, कैरियर है। और डेंगू के लिए एडीज मॉस्किटो कैरियर है। और जबकि कौन सा? तो डेंगू। और डेंगू में क्या कम हो जाता है? तो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, यानी प्लेटलेट यानी पट्टिकाणु की संख्या जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। चलो जाओ, अब बहुत है, कहाँ चक्कर में पड़े। इसको आप क्या क्या पढ़ के आओगे? डिसीज, सबसे पहले तो आप ब्रांचेस पढ़ के आओ, इंस्टीट्यूशंस पढ़ के आओ, और तीसरा आप डिसीज पढ़ सकते हो, तो बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है। क्योंकि नाम अच्छे नहीं लगते ना आप लोगों को, फिर अच्छे लगने लगेंगे। और नोट्स लेके जाना।